एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ISPCS मेंटर में। आज हम 11 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। चलिए वक्त को जाया ना करते हुए हम 11 तारीख का करंट अफेयर का डिस्कस करते हैं। आगे देखते हैं कंटेंट में क्या क्या अवेलेबल है। आपको करंट अफेयर कैसा लग रहा है और कैसा करंट अफेयर कैसा लग रहा है आप बताइएगा अपना फीडबैक देके, और आपके सजेशन बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन द अपॉइंटेड एज द चीफ द मिशन ऑफ द इंडियन कंटिजेंट फॉर द 2024 पेरिस समर ओलंपिक्स में। तो ये बोल रहा है इसमें सॉरी चीफ नहीं, सेफ द मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये चीफ नहीं है, सेफ डे मिशन के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? गगन नारंग को किया गया, अभिनव बिंद्रा को किया गया, ये हीना सिंधु को किया गया, या सुशील कुमार को किया गया? तो किसको किया गया? जल्दी जल्दी बताइए, आपको याद है तो बताइए, नहीं याद है तो मैं तो उससे बताऊंगी। तो किसको किया गया है? गगन नारंग को किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द फ्रांसिस सेविलर de la Legion the honor और the Knight of the Legion of Honor Award। तो किसको मिला है ये? मतलब कौन है ये? हाल ही में फ्रांस के सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए किसे सम्मानित किया गया है? फाल्गुनी नायर को मिला है, या सी विजय कुमार को मिला है, या रोशनी नदार को मिला है, सोमा मंडेल को मिला है? तो बताइए किसको किसको मिला है, जल्दी से बताइए किसको मिला है? रोशनी नडार को मिला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which company is manufacturing the lightweight tank being developed by the DRDO for the Indian Army? तो कौन लाइट वेट का जो कहाँ गया मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? लाइट वेट टैंक के बाहर कौन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बताइए? टाटा पावर कर रहा है, लार्सन एंड टोब्रो कर रहा है, या रिलायंस ग्रुप कर रहा है, या महिंद्रा या महिंद्रा एंड महिंद्रा कर रही है? तो बताइए कौन कर रहा है? लार्सन एंड टोब्रो कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हु इज द हेड ऑफ द सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर इन द स्टेट रन वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी? अभी बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राज्य द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति खोज और चयन समिति का प्रमुख किसको बनाया गया? तो बेसिकली क्वेश्चन कितना है, बस इतना सही है कि किसको बनाया गया है। तो कौन है इसमें? जस्टिस DY चंद्रचूड़ को, या जस्टिस बेला त्रिवेदी को, या जस्टिस NV रमन्ना को, या जस्टिस उदय उमेश ललित को? तो किसको बनाया गया? तो इसमें क्या होगा? जस्टिस उदय उमेश ललित को बनाया गया है ये। ठीक है, किसका है? समिति के प्रमुख बनाए गए इस समिति के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन चूजन अंडर द मित्र वन ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम? तो कितने डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया है मित्र प्लांटेशन प्रोग्राम के लिए? 48 डिस्ट्रिक्ट को, 35 डिस्ट्रिक्ट को, या 65 डिस्ट्रिक्ट को, या 15 डिस्ट्रिक्ट को? तो किसको? 35 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडिया एट द ओपनिंग ऑफ द सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो किसको कौन है? किसको करा है? कौन करेगा हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक कौन होगा, है ना? फ्लैग बेरर कौन होगा? तो PV सिंधु या शरद कमल होगा, या नीरज चोपड़ा, या गगन नारंग होंगे, या मैरी कॉम होंगे, या गगन नारंग होंगे, या शरद कमल होंगे, या नीरज चोपड़ा होंगे? बताइए जल्दी से कौन होंगे? आपने तो न्यूज देखी होगी। तो इसमें कौन होंगे? PV सिंधु और शरद कमल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलते हैं। सॉरी चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द हरियाणा? हरियाणा का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किसको बनाया गया है? तो
किसे बनाया गया है? राजीव कुमार को, राजीव कुमार, अशोक गंगुली को, या पंकज अग्रवाल को, या अजय सिन्हा को? तो किसको बना गया है ये? पंकज अग्रवाल है, ठीक है, पंकज अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द आईसीसी प्लेयर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऑफ द मंथ ऑफ जून, मतलब मंथ ऑफ जून में आईसीसी प्लेयर का अवार्ड किसने किसने जीता है? तो बताइए, रोहित शर्मा ने, हार्दिक पांड्या ने, या अर्शदीप सिंह ने, या जसप्रीत बुमराह ने? तो बताइए किसने जीता है? बासे बुमराह, बुमराह मतलब जसप्रीत बुमराह ने जीता है। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9th है, 9th। चलिए, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड, मतलब किसको चुना गया है इस अवार्ड को देने के लिए? बताइए, पेरुमल मुरुगन को, या शिव शंकरी को, या जय मोहन को, या अशोक सामित्रम को? तो बताइए किसको दिया है, किसको दिया गया है, वो चुना गया है? तो इसको दिया शिव शंकरी, इसका आंसर होगा शिव शंकरी। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। अब 10 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर? इंडिया रैंक्स 5th इन द जेनरेटिव एआई इनोवेशन विद 1350 पेटेंट्स, ठीक है। विच कंट्रीज आर अहेड ऑफ द इंडिया, मतलब इंडिया के पेटेंट को 5th रैंक पे है, इंडिया पेटेंट में 5th रैंक पे है इतना, ठीक है। तो बताइए इंडिया से आगे कौन कौन है? कौन कौन है? चाइना, यूएसए, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, या जापान, ठीक है। अब बोला चाइना, यूएसए, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, या जर्मनी। अब दूसरा बोला चाइना, यूएसए, जापान एंड जर्मनी। डी ऑप्शन है चाइना, यूएसए, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, या फ्रांस। तो बताइए कौन होंगे? इसका आंसर ए होगा, चाइना, यूएस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड जापान, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम नेक्स्ट, ये आंसर यहाँ पर अवेलेबल है, आप आंसर देख सकते हैं, सारे आंसर दे रखे हैं, ठीक है। आपके फीडबैक के मुताबिक हम लोगों ने अपने पीपीटी में थोड़ा मॉडिफाई किया है, और भी जो सजेशन होंगे तो प्लीज उसको रिकमेंड जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है, पीडीएफ में आपको बिल्कुल क्लियर मैप मिलेगा। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दे रखा है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ऑब्वियसली पश्चिम घाट में होगा, आप इससे फेमिलियर होंगे क्योंकि यूपीएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। नॉर्थ ईस्ट हो गया और साउथ में हो गया ना, साउथ में जो साउथ का एरिया हो वो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, या वनडे एग्जाम हो, या यूपीएससी हो, वो हर जगह ये पूछा ही जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नीलगिरी बायोस्फीयर पश्चिम घाट में है, ठीक है। ये कौन कौन से दो राज्य, ये 2 राज्यों में स्थित है। कौन से 2 राज्य? सॉरी 3 राज्यों में स्थित है। कौन से 3 राज्य? तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में ये शामिल है। अब देखिए ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में इसको स्थापित किया गया था। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था 1986 में, और 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला। कौन सा? केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु में, और पश्चिमी घाट के नीलगिरी में, ठीक है। और कितने स्क्वायर, इसका टोटल स्क्वायर फुट कितना है? 5520 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है ये याद रखिएगा। अगर यूपीएससी होगा तो इसको यहां से प्ले कर देगा इस वर्ड से। नेक्स्ट पे क्या है हमारा? इसी के बारे में ही है नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट इसी के बारे में क्या है, ये मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली इस रिजर्व के भीतर मौजूद संरक्षित, मतलब नीलगिरी ये हो गया, जैसे नीलगिरी ये है, नीलगिरी के अंदर ही ये सारे इसके अंदर। आप क्योंकि आपने पहली स्लाइड्स में देखा था ना, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इसके काफी बड़ा होगा, तो इसके अंदर सारा समाहित है। समझ गए? मैं रब कर दे रही हूँ क्योंकि यूपीएससी में आ चुका है, ये क्वेश्चन है ना, यूपीएससी पूछ चुका है। एक मिनट, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आदिवासी लोग, जो आदिवासी हैं वहां पर इसके नाम लिखे हुए हैं, मैं पढ़ देती हूँ, बाकी आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, वहां से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। टोडास, कोडास, इलूरास, कुरुमबास, फनियास, अधियांस, एडानादान, चित्तीस, ठीक है। चित्ती के बाद है चोलानारे, केन्स, अलार, मलायन एक्सेप्टर नेटिव है वहां के, ठीक है।
वहां के सारे नेटिव है। और यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है ना उसके अंदर भी ये है, यूनेस्को के अंदर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर है ये फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे प्लेटफॉर्म से टीचर, बीपीएससी के टीचर में इतने एस्पिरेंट का सिलेक्शन हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म से, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट में ये वाला है, ये वर्ल्ड का मैप है। इसमें यहाँ पर इटली की बात कर रहे हैं हम। इटली पे 2 ज्वालामुखी का विस्फोटन हुआ, उसी के बारे में हम बात करेंगे। एक सिमलीपाल और स्ट्रोम्बे 2 विस्फोट, वो ज्वालामुखी, उसी के बारे में बताया गया मैप में। ये ब्लर है मैप, सॉरी, ये माउंट एटना है ज्वालामुखी और ये है स्ट्रोम्बोली, दो है ज्वालामुखी यहाँ पर, ठीक है। माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली 2 ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, उसके कारण ये न्यूज में है इटली। अब देखिए ये बोला माउंट एटना एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। स्ट्रेटोवोल्केनो मतलब किसे कहते हैं, जिसमें लावा हो गया, राख हो गया, चट्टाने की परतों से बना होता है, वो हजारों वर्षों के विस्फोट के दौरान जमा होता है। तो जो इससे बना होता है उसको ही बोलते हैं स्ट्रेटोवोल्केनो। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है, मतलब सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है, जो भूमध्य सागर में एक द्वीप है जो इटली का है। भूमध्य सागर आपने देखा होगा ना, मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर इटली है, यहाँ पर अफ्रीका की कंट्रीज है, यहाँ पर इटली है, यहाँ पर और भी है, फ्रांस हो गए, स्पेन हो गए, ये सब है यहाँ पर। तो वहीं पे इसमें बताया गया। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अभी नेक्स्ट पे बोल रहा है ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बताई गई है, कितने मीटर ऊपर है। वैसे तो ऐसा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं, बट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दिया है। और फिर उसके बाद ये बोला माउंट एटना में 4 शिखर क्रेटर, सैकड़ों पार्ट्स वेंट है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के विस्फोट पैदा करते हैं, ठीक है, पैदा करते हैं। जैसे विस्फोट हो गया प्रभावी या मिश्रित हो गया, किसी प्रकार का जो विस्फोट होता है इनके द्वारा मतलब संभावित है ये। अभी बोला माउंट एटना 1500 ईसा पूर्व लगभग लगातार विस्फोट हो रहा है, मतलब ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से बना है, ठीक है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो, इसलिए बार बार विस्फोट होता ही रहता है, आए दिन न्यूज में रहता ही है, आपने पढ़ा ही होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अब हम देखते हैं क्या है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, का कौन सा कंपोनेंट होता है। बेसिकली ये कौन सा होगा, ओनली प्रोटॉन्स होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होगा, या न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होगा, या ओनली न्यूट्रॉन्स होगा। तो बताइए, आपने पढ़ाया होगा बहुत बेसिक हो, तो क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होगा। देखा ये बेसिक ही होता है, आपने जैसे उसका कोई प्लस में होता है कोई माइनस में होता है ना, आपने पढ़ा ही होगा। अब नेक्स्ट पे हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ द वन मोल ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स। अब बोला उसका ग्राम्स में क्या होगा, ठीक है, क्या बोला जाता है, एक मास का जो मोल होता है उसको सब्सटेंस में ग्राम में करने पे को क्या बोलते हैं उसको, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मास बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे, मास नंबर बोलेंगे, या मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, बताइए जल्दी से। हाँ क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या विच अमंग द फ्लोइंग इज द नेगेटिवली चार्ज आयन, कौन सा नेगेटिवली चार्ज आयन है, बताइए। सॉरी, हाँ नेगेटिव आयन चार्ज, कौन सा नेगेटिवली आयन चार्ज है, कैल्शियम आयन है, जिंक आयन है, सिल्वर आयन है, या आयोडीन आयन है। तो कौन सा होगा, आयोडीन आयन है, ठीक है, इस क्वेश्चन, ठीक है, आयोडीन आयन है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है, मैंने जो उसको रीड आउट करा था यहाँ से, शायद विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नेगेटिव चार्ज आयन है, नोट होगा, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, बाकी आपको पीडीएफ मिलेगा जहां से मेरा आईक्यू बोल रहा है, शायद यहाँ पर नोट मेंशन होगा, क्योंकि कैल्शियम आयन, जिंक आयन और सिल्वर आइसम या आयोडीन आयन, सॉरी, ये मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, ठीक है। चलिए बाकी पीडीएफ मिलेगा तो आप भी आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर इज डिनोट बाय विच अल्फाबेट, किस अल्फाबेट से एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है, ए से, एन से, ऑप्शन ए बोल रहा है ए से, बी बोल रहा है एन से, सी बोल रहा है जेड से, और डी बोल रहा है ई से। तो किससे डिनोट किया जाता है, जेड से। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हाउ आर
यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। हाउ आर कैटायन, कैसे बनते हैं, कैटायन फॉर्म, ठीक है, कैसे बनते हैं, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन के, यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ना वो मिसप्रिंट हो जाता है टाइप करने में, बाकी पीडीएफ में आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। थोड़ा हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा उसके लिए, ठीक है। एडिशन ऑफ द प्रोटॉन या रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन होगा, ठीक है। यहाँ पर आगे की लाइन लिखिए, प्रोटॉन ही होगा, मैं लिख दे रही हूँ प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका होगा रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से कैटायन बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ आर आयंस फॉर्म, मतलब आयंस को कैसे फॉर्म किया जाता है। पहले तो कैटायन को बोला था कैसे बनता है, अब दूसरे में बोल रहा है कि आयंस को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ द प्रोटॉन या रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन, तो क्या होगा, इसका होगा, इसका होगा एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले में कैटायन कैसे बोला था, उसको रिमूव करके तब आयन बन रहा था, कैटायन सॉरी। अब ये आयन कैसे बन रहा है, जब उसको हम एडिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तब वो आयन बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग्स द फ्लोइंग इज नॉट अ कैटायन, कैटायन नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है इसमें, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयरन, कॉपर आयरन, आयरन सल्फेट आयन, जिंक आयन, तो कौन सा नहीं होगा इसमें से, कौन सा नहीं होगा, सल्फेट आयन नहीं होगा इसमें से, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अभी बोल रहा है आइसोबार की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 किसकी बात कर रहा है, आइसोबार की बात कर रहा है। तो चलिए आइसोबार की बात कर रहा है ये। आइसोबार में क्या, व्हाट आर द आइसोबार, एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, बोल रहा है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो मगर मास क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है एलिमेंट्स विद द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, चलिए एलिमेंट्स विद द डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। एलिमेंट्स विद द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, अभी बोल रहा आयन आर फॉर्म बाय, आयन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे, आयन को कैसे फॉर्म किया जाता है ये बोल रहा है, तो कैसे फॉर्म किया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन के द्वारा, गैनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन के द्वारा, गैनिंग ऑफ द न्यूट्रॉन के द्वारा, लूजिंग ऑफ द न्यूट्रॉन के द्वारा, तो किसके द्वारा होगा, ये होगा गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन के द्वारा हमको ये आयन फॉर्म किए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम, नेक्स्ट हमारा है 10th, हु डिस्कवर द प्रोटॉन, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, तो किसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, या फ्रेडरिक माइसर ने किया था, या गोल्ड स्टीनर ने किया था, या हेनरी कैवेंडिश ने किया था, किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारे आंसर से आप देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है जनरल अवेयरनेस से आ गया है, अब जनरल अवेयरनेस में आया है। चलिए अब हम देखते हैं गगन, क्या है, गगन नारंग पेरिस, गगन नारंग टू बी द इंडियन टीम शेफ डी मिशन इन द पेरिस, जो पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ओलंपिक्स इन द कंटेक्स्ट द सेम टेल अस अबाउट द हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, कौन है इसका, मिल्खा सिंह है, मैरी कॉम है, या पीटी उषा है, या हिमा दास है, कौन होगा, पीटी उषा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, अब बोल रहा है रोशनी नदार ऑफ द HCL टेक ऑनर विद द फ्रांस ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, उसको मिला, रोशनी नदार को मिला है। अब बोल रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेम टेल अस हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू
रिसीव द लेजेंड ऑफ द ऑनर अवार्ड फ्रॉम द फ्रांस गवर्नमेंट। किसको मिला है लेजेंड ऑफ द ऑनर ऑफ फ्रांस से? किसको मिला है? किसको मिला है? बोल रहा शशि थरूर को मिला है, रोमन अब्राहम को मिला है, शाहरुख खान को मिला है, या दुर्गा चरण रक्षित को मिला है? बताइए किसको मिला है? तो इसका आंसर होगा डी होगा, दुर्गा चरण रक्षित को मिला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अकॉर्डिंग टू डीआरडीओ इंडिजिनस जोरावर टैंक, जोरावर न्यूज में था, टैंक टू बी इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी 2027। ठीक है, कश्मीर का जो राजा था ना, उसके अंदर मतलब एक सैनिक था, तो उसके बिहाफ पे इसका नाम जोरावर रखा हुआ, क्योंकि बहुत वो अच्छा सैनिक था, उसकी कैपेबिलिटी काफी अच्छी थी, तो उसके नाम पे ही जोरावर इसका नाम रखा गया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेम टेल अस व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मिसाइल्स वाज डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ऑफ द इंडिया। तो किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। कौन सी बनाया गया है? अब देखिए यहाँ पर सारे, यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ेंगे ना, सारे डिफरेंस है। अग्नि हो गया, टॉम हॉक हो गया, या हेल फायर हो गया, या हार्पून हो गया। तो आपने ये सुना ही होगा न्यूज में, तो कौन सा होगा? अग्नि इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चल रहे हैं। 4 क्या है? एक्स यहाँ पर मिस्टेक्स है, ठीक है, चीफ होगा, ठीक है, ये मिस्टेक्स है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू एक्स चीफ, यूयू ललित चीफ होगा यार, मिस्टेक्स है यहाँ पर। पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित बंगाल में कुलपति की नियुक्ति संबंधी समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया आपका, कौन अध्यक्ष होंगे? यूयू ललित होंगे, ठीक है, बंगाल में। उसी संदर्भ में बताया गया है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, कौन थे? अब बताइए कौन थे? न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना। तो कौन थे बताइए? 49वें मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, तो कौन थे? न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित थे। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मित्र वैन टू बी सेटअप इन द उत्तर प्रदेश। ठीक है, मित्र वैन स्टेप किया कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश 35 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, 35 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में इसको एस्टेब्लिश किया गया। इन द कंटेस्ट ऑफ द सेम टेल अस व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर फॉरेस्ट एरिया इन द उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का एरिया कौन सा है? अब देखिए, आप इससे भी बता सकते हैं, दंदेली, तेराई, गिर और नीलगिरी। अब देखिए नीलगिरी क्या है? साउथ में, गिर कहाँ है? गुजरात में, दंदेली मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है? तराई। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा तराई। आप ऐसे इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 6 है। 6 पे क्या बोल रहा है? ऑन द ईव ऑफ द वर्ल्ड जोनोसिस डे, ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है, ऑर्गेनाइज एन इंटरेक्टिव सेशन। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जूनोटिक डिजीज। के बारे में हमें बेसिकली इसका स्टेटमेंट दिया गया है। अब जूनोटिक डिजीज के बारे में क्या है, चलिए पहले बताइए। जूनोटिक डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। आपने सुना, मतलब साइंस टेक में आपने पढ़ा होगा सारे डिजीज के बारे में, कौन से कैसे फैलते हैं। तो ये फर्स्ट इसका स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहा है रेबीज इज द जूनोटिक डिजीज, ठीक है। थर्ड बोल रहा है मलेरिया इज अ जूनोटिक डिजीज। अब तो पता ही होगा ना मलेरिया, तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों सही रहेंगे, तो हमारा आंसर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बोला रिसेंटली वोल्केनिक इरप्शन अभी हुआ ना, इटली में हुआ है, एट द माउंट एटना एंड स्ट्रोम्बोली इन द इटली, ठीक है। अब बोल रहा है इटली हैव caused the eruption of the hot ash and the lava from it, उसमें से लावा, राख, ये सब लिखेगा। अभी बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माउंट एटना के बारे में बोल रहा है, स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट है? जो हमारा जो थियोरी दे रखा था ना, उसी में से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो इसका आंसर क्या, सॉरी मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। माउंट एटना इज लोकेटेड ऑन द आइसलैंड ऑफ द सिसिली इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द इटली, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट पीक इन द फ्रांस साउथ ऑफ द अल्प्स, ठीक है। स्ट्रेटो वोल्केनोज आर द टॉल conical volcanoes built up by the layer of the hardened lava, ash and
रॉक फ्रेगमेंटेड, जो हमने पढ़ाई था, ठीक है, हमारे थ्योरी में ही लिखा ही था। तो कौन सा होगा हमारा आंसर? फर्स्ट और थर्ड होगा। तो फर्स्ट और थर्ड कहाँ है? फाइंड आउट करिए, ए ऑप्शन में है। ये क्या है? थर्ड, सेकंड वाला ये सही नहीं होगा क्योंकि अल्प्स, अल्प्स इस तरफ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चल रहे हैं। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारा। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मॉस्पी, हैज रिलीज द एनुअल सर्वे ऑफ द अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस फॉर 2022 से लेकर 23 के लिए, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ द मॉस्फी के बारे में स्टेटमेंट है बेसिकली ये। चलिए हम रीड करते हैं क्या स्टेटमेंट है। पहला बोल रहा है मॉस्फी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन एंड डिससेमिनेशन ऑफ द स्टैटिकल डाटा। ऑब्वियसली इसके में पता ही चल रहा है इससे, ठीक है, तो यहाँ से आप ड्राइव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है? मॉस्फी oversees the implementation of the member of the parliament local area development scheme, मैंने एमपीलेट्स की जो। अब दूसरा बोल रहा है मॉस्फी कंडक्टेड द सेंशन ऑफ द इंडिया एवरी 10 ईयर। तो मॉस्फी थोड़ी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमारा 8 नंबर हो गया। अब हमारा चल रहा, ये हमारे सारे आंसर्स लिखे हैं, आप उसको मैच भी कर सकते हैं, यहाँ पर कर दिया। अब बिहार स्टैटिक जीके के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिहार में। अब क्या बोल रहा है? स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? सर क्लिफर्ट मनमोहन अग्रवाल, तो पटना के थे ये, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? बिहार के प्रथम राजनीतिक के लोकसभा अध्यक्ष हुए थे। प्रथम राजनीतिक लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बलिराम भगत, 5वीं लोकसभा में थे ये। नेक्स्ट में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार का प्रथम व्यक्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम बिहारी शासक कौन थे? शेरशाह सूरी। बिहार में इनकी मजार भी। बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु को थे? गुरु नानक देव। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम प्रयोगशाला चंपारण। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल, कहां पर है इंदिरा गांधी तारामंडल? पटना में वेधशाला, खगोलीय वेधशाला। बिहार पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इससे आगे भी गया था, बिहार से ही आगे भी गया था। नेक्स्ट क्या है? बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री रल्फ स्टिच। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बिहार का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फेवरेट टॉपिक है ये बीपीएससी का, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछता रहता है बाबू सिंह के बारे, बाबू कुंवर सिंह, सॉरी। यूपी का स्टैटिक जी क्या आ गया। चलिए अब यूपी के बारे में हम बात करते हैं। क्या बोला? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की थी? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय खोला गया कुशीनगर में। ट्रांसजेंडर के लिए भी काम हो रहे हैं। अब हाथ धोना रोके कोरोना अभियान का प्रदेश में शुभारंभ किसने किया था? उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति के विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना, रोजगार छतरी योजना शुरू की किसने? उत्तर प्रदेश ने। अनुसूचित जाति के लिए गरीब व्यक्ति। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई, अकबर की रानी जोधाबाई, सॉरी। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्या? उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? प्रयागराज में, जिसका नाम चेंज कर दिया है ना। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु शुरू की गई हेल्पलाइन सेवा दामिनी देश के सर्वाधिक सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम एमएसएमई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में एमएसएमई, ठीक है। अब हमारा ये एमपी का स्टैटिक आ गया। चलिए एमपी को भी करते हैं। एमपी का स्टैटिक आ गया। लाख बनाने का कारखाना कहाँ है? उमरिया में। आपको पता है लाख किसे कहते हैं? जैसे सोने के जो आभूषण बनते हैं उसके अंदर लाख भरा जाता है। क्यों? किस लिए? ताकि उसकी ना स्ट्रेंथ बढ़ जाए,
क्योंकि सोना तो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसमें लाख भरते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान स्थित है जबलपुर में। सांकेत रामायण कला संग्रहालय कहाँ है? ओरछा में। लोक पारंपरिक कला के लिए सम्मान दिया जाता है तुलसी सम्मान। तुलसी जी का आपने सुना ही होगा इनके बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पगलियां किसकी लोक चित्रकला है? मलवा की। मध्य प्रदेश बाघ 3 की गुफा किस स्थान के समीप है? धार के समीप है। खजुराहो के मंदिर बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? चंदेल। खजुराहो का मंदिर चंदेल के द्वारा ही बनाया गया था जितना। ठीक है, नौराता लोक नृत्य बुंदेलखंड में से संबंधित है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? रीवा में। और कोरकू बोली का क्षेत्र है बैतूल में। ठीक है, ये हमारा आज का जितना करंट अफेयर था वो हमारा आज पूरा हो गया। ये हमारा 70 बीपीएससी प्रीलिम मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर डीएम करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसका आप देख सकते हैं मेंबरशिप की फीस इसकी 1499 रखी गई है। बाकी इसमें सब चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो अपकमिंग एग्जाम है बीपीएससी का 30 सितंबर को, उसमें यहाँ पर सारा मैंने ये सारा लिखा हुआ है चैप्टर वाइज। एनसीईआरटी नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में, माइंड मैप है। 12th एनसीईआर टेस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। 10 फुल लेंथ टेस्ट पीडीएफ भी होगा। मंथली करंट अफेयर बूस्टर बुकलेट भी मिलेगा। मंथली 500 करंट एमसीक्यू बुकलेट भी मिलेगा। मंथली जीएसबी मंथली बुकलेट भी, बिहार स्पेशल करंट अफेयर बुकलेट हिंदी में मिलेगी। बिहार स्पेशल जीएसएमक्यू हिंदी में मिलेगा। बिहार ऑल एग्जाम पीवाईक्यू पीडीएफ हिंदी में मिलेगा और अवेलेबल हिंदी एंड इंग्लिश में। जो ये कोर्स है दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, आप तो वन स्टॉप सोल्यूशन है बीपीएससी के लिए। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको इसमें एनरोल करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।